आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बुधवार पीएम मोदी ने सीवीसी और सीबीआई के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता है। यह देश के सामान्य नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को यह विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलिए के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश को यह भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीबों को लूटने वाले, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, उन पर रहम नहीं किया जाता। सरकार उनको छोड़ती नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार प्रो पीपल प्रोटेक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़ी नई चुनौतियों के सार्थक समाधान तलाशने के लिए आप सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के सानिध्य में महामंथन के लिए जुटे हैं। सरदार पटेल ने हमेशा गवर्नेंस को भारत के विकास का, जन सरोकार का, जनहित का आधार बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भ्रष्टाचार पर प्रहार की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर सुधार भी किया जा रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया इनोवेट करता है, इनिशिएट करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। न्यू इंडिया अब ये भी मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्रोसेस एफिशिएंट चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में देश में जो व्यवस्था बनी, जो सोच रही, उसमें यही भावना प्रधान थी कि सरकार सब कुछ अपने कब्जे में रखे। तब की सरकारों ने मैक्सिमम कंट्रोल अपने पास रखे और इस वजह से सिस्टम में अनेक प्रकार की गलत प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 2 दिन की राहत के बाद फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को डीजल के दाम 34 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 34 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में इनके दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुके हैं। वहीं देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 106.19 रुपये जबकि डीजल का दाम 94.92 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112.11 रुपये और डीजल की कीमत 102.89 रुपये प्रति लीटर है। वहीं बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में पेट्रोल के दाम 106.77 रुपये जबकि डीजल के दाम 98.3 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 103.31 रुपये लीटर तो डीजल 99.26 रुपये लीटर है। बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपये के पार हो चुका है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में कोरोना काल के 18 महीने के अंतराल में पहली बार एक भी मरीज पूरे प्रदेश में नहीं मिला है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की बुधवार की रिपोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी भी जिले में एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया।
अक्टूबर के महीने में इससे पहले 2 दिन ऐसा भी रहे हैं जब केवल एक केस ही पूरे राज्य में आया था। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट को देखें तो आज पूरे राज्य में 17,421 लोगों के सैंपल लिए गए। इन सभी सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जो पहली बार हुआ है। वहीं सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि राज्य में 33 में से 23 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है। जानकारी देते हुए पूर्व अधीक्षक और सीनियर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हाई इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन के कारण कोरोना के केस कम हो गए हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण कोरोना का कोई नया स्ट्रेन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, जिसके कारण भी अब केस कम आ रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है उसे देखकर लगता है कि कोरोना इस साल के अंत तक लगभग ख़त्म हो सकता है। हालांकि बचाव अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था, क्योंकि अब भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अगर नया कोई म्यूटेशन विकसित होता है तो केस वापस बढ़ सकते हैं, तो सभी को अभी से सावधानी बरतनी होगी। राजस्थान में डेंगू के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जिलों में अस्पताल इन दिनों बीमारी से पीड़ित मरीजों से भरे पड़े हैं। इस कारण ब्लड बैंक में अब प्लेटलेट्स की भी कमी होने लगी है। बड़े से लेकर बच्चे तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। बच्चों के मामलों में माता पिता को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बीमारी से ठीक होने के बाद भी कुछ बच्चों में वापस केस बिगड़ने की शिकायतें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को ठीक होने के बाद भी 4 से 5 दिन तक लगातार डॉक्टर के संपर्क में रखना चाहिए। इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चिकित्सा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें नवंबर तक एक विशेष अभियान चलाकर इसके प्रति लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जिन जगहों पर डेंगू चिकनगुनिया के मरीज मिल रहे हैं वहां विशेष टीमें भेजकर मच्छर मारने के लिए दवा का छिड़काव किया जाए। डोर टू डोर सर्वे करके मरीजों को चिन्हित कर उनकी प्राथमिक स्तर पर ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए कहा गया है, ताकि स्थिति समय पर कंट्रोल की जा सके। धरती की जन्नत कहलाने वाले कश्मीर में आम लोगों पर हमले की वारदातों ने लोगों के मन में खौफ भर दिया है। इससे न केवल बाहरी और अल्पसंख्यक भयभीत हैं, बल्कि स्थानीय लोग भी डर रहे हैं कि इससे कश्मीर की स्थानीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। कश्मीर में 2 अक्टूबर के बाद से 11 आम नागरिक मारे जा चुके हैं, जो बिहार समेत 5 राज्यों के हैं। इससे पूरी घाटी में खौफ का माहौल है। कई कश्मीरी पंडित और बाहरी मजदूरों ने कश्मीर भी छोड़ दिया है। हालांकि कुछ लोगों को स्थानीय मुस्लिमों ने आश्वस्त किया है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पुराने श्रीनगर शहर के एक मकान मालिक मोहम्मद अमीम के घर पर 15 बाहरी किराएदार के रूप में रहते हैं। अमीम कहते हैं, बाहरी लोगों ने कश्मीर छोड़ दिया तो यहाँ की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। मैंने अपने बाहरी भाइयों को कहा है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। यदि कोई आतंकी यहाँ आया तो पहली गोली मैं अपने सीने पे झेलूंगा। यदि सभी बाहरी लोग घाटी छोड़ गए तो मैं खुद को कश्मीरियत पर धब्बा समझूंगा। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। राज्य में भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। इस तबाही ने 2013 की उत्तराखंड त्रसादी की याद दिला दी। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। नैनीताल का राज्य के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है। यहाँ हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उधर अल्मोड़ा में काठगोदाम और दिल्ली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का एक हिस्सा बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस भारी बारिश से कुमाऊं क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ अब तक 42 लोगों ने बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अपनी जान गंवा दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। कई लोग फंसे हैं। यहाँ वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं ताकि फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। एक हेलीकॉप्टर गढ़वाल भेजा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से कहा है कि वे घबराए नहीं। सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।
कोरोना टीकाकरण को लेकर 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत अब महज एक कदम दूर है। मंगलवार शाम तक देश में कुल टीकाकरण 99 करोड़ पार हो चुका है, जिसके बाद अब लक्ष्य पूरा करने के लिए 1 करोड़ टीकाकरण की आवश्यकता है। माना जा रहा है कि बुधवार शाम तक भारत यह लक्ष्य बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकता है, जिसके साथ ही दुनिया में सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने वाला भारत एकमात्र देश बन जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक देश में कोरोना टीकाकरण 99 करोड़ पार कर चुका है। इसमें से करीब 29 करोड़ लोग दोनों खुराकें लेकर टीकाकरण पूरा कर चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन का भंडार भी 10.42 करोड़ तक पहुंच गया है। देश में 67,000 से भी ज़्यादा केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण चल रहा है। बता दें, देश में करीब 231 दिन बाद लगातार दूसरे दिन 13,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पिछले एक दिन में संक्रमण के 13,058 नए मामले सामने आए हैं और 164 लोगों की मौत हुई है। पूर्वी लद्दाख में 1.5 साल से तनाव के बीच चीनी सेना की अब अरुणाचल प्रदेश से सटी सरहद के भीतरी हिस्से में सैन्य ड्रिल और तैनाती को लेकर भारत सतर्क है। भारतीय सेना ने सुरक्षा संबंधी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आपात योजना तैयार कर ली है। पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने बताया कि चीन की PLA के सालाना परीक्षण कार्यक्रम में भी इस बार गतिविधियां बढ़ी हैं। उनके सैनिकों को सीमावर्ती भीतरी इलाके में तैनात किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने यह भी बताया कि दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं। इससे कुछ विवाद पैदा होते रहते हैं। वहीं इसी बीच सैन्य तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। चीन की ओर से पूर्वी उत्तर भारत में भूटान के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने की कोशिशों से भी भारत में चिंता है। चीन भूटान में दशकों पुराने सीमा विवाद पर हुए समझौते पर सीधा कुछ न कहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने उम्मीद जताई कि यह समझौता सरकारी अधिकारियों की नज़र में होगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी रेस्टोरेंट और भोजनालयों को आधी रात तक खोलने की इजाज़त दे दी है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने मंगलवार को इससे जुड़े आदेश जारी किए। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की थी। इसमें अधिकारियों को रेस्टोरेंट और दुकानों के काम करने के घंटे बढ़ाने से जुड़ी गाइडलाइंस तैयार करने के लिए कहा गया था। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया, सभी रेस्टोरेंट और भोजनालयों को मध्य रात्रि 12 बजे तक संचालन की अनुमति दी जाती है और अन्य प्रतिष्ठान जिन्हें संचालन की अनुमति दी गई है वे रात 11 बजे तक संचालन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने पहले ही कोरोना केसों की घटती संख्या को देखते हुए 22 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क, सिनेमाघरों और नाटकीय मंचों को खोलने की भी इजाज़त दे दी। हालांकि मनोरंजन पार्क में वाटर राइड्स की अनुमति अभी नहीं दी गई है। बता दें, महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड-19 के 1,485 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 17 महीने में सबसे कम है। संक्रमण से 27 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों और मृतकों की संख्या बढ़कर 65,93,182 और 1,39,816 हो गई। महाराष्ट्र में 28,008 मरीजों का उपचार चल रहा है। जम्मू कश्मीर में पुंछ के जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वह अपने अपने घरों में ही रहें। इलाकों की दुकानें बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही इस संबंध में मस्जिद से भी अपील की जा रही है। सूचना है कि पुंछ में अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्य कर्मियों को भेजा गया है। जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश कर ऑपरेशन को पूरी एहतियात बरतते हुए जल्द खत्म करने की रणनीति के तहत यह कदम उठाया गया है। कुछ ही देर पहले सेना प्रमुख यहां पहुंचे थे। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तमाम जानकारियां दी, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है
कि नरवेड़ा आतंकियों पर कार्रवाई करने को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेने के आदेश दे सकते हैं। सोमवार को भाटा डूडिया जंगल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच सेना ने 2 बड़े धमाके किए थे। ये धमाके आईईडी लगाकर किए गए। बताया जा रहा है कि सेना को आतंकियों के ठिकाने मिले थे जिन्हें धमाके से उड़ाया गया। साथ ही सेना ने घेराबंदी को कड़ा कर दिया है, लेकिन घना जंगल होने की वजह से सेना का ऑपरेशन दर कदम आगे बढ़ रहा है। पुंछ में भौगोलिक परिस्थितियां बेहद कठिन हैं। पहाड़ की ढलान पर घना जंगल है, बीच में नाले भी हैं। ऐसी परिस्थिति में पूरी एहतियात के साथ ही ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में महिला सैनिकों की तैनाती शुरू हो गई है। मंगलवार को श्रीनगर के लाल चौक पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की महिला सैनिकों की तैनाती की गई है। पिछले 1 महीने में हुई 11 गैर कश्मीरियों की हत्या के बाद कश्मीर में सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए जाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार बिहारियों की हत्या की जा रही है, उसके बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टियां तक इस घटना पर अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिहार बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में रह रहे बिहारियों के लिए मुफ्त में AK-47 राइफल देने की मांग कर दी। ज्ञानू ने इस बयान के पीछे तर्क दिया कि इससे बिहारी अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। सोमवार को बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा था कि 15 दिन के लिए कश्मीर को बिहारियों के हवाले कर दें। 1 महीने पहले पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा सियासी धमाका किया है। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि वह पंजाब में नई पार्टी बनाएंगे और उसी के जरिए 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन होगा। अमरिंदर ने एक इंटरव्यू में संकेत दिया कि दिल्ली में सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन जल्द ही एक प्रस्ताव की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसमें केंद्र सरकार किसानों से बात करेगी। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून का मसला हल होने के बाद ही वे बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। साथ ही अमरिंदर ने कहा कि उनका फोकस 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना और पंजाब में सरकार बनाने पर रहेगा। भाजपा से किस तरह के वैचारिक दिक्कतों के मामले में अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह पंजाब के साथ खड़े हैं। उनके लिए पंजाब के हित ही सबसे ऊपर है। बता दें, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यह पहली दफ़ा है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सियासत में अपनी प्लानिंग पर खुलकर बातें की हैं। 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वह कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन नहीं करने की बात कह चुके हैं।